तो हम लोग आज पढ़ेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स का मतलब था नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हम लोगों ने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके भी देखा था, ठीक है? कहाँ पर किया था देखते हैं एक बार। कि पहले बिजनेस नेगेटिव में रहता है, ठीक है, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जीरो में आता है, और उसके बाद जो है प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लॉस ये जो जगह, ठीक है, फिर जीरो, फिर उसके बाद प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रेक इवन सेल्स के बाद जो सेल्स करने पे हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स का मतलब इतना वैल्यू या क्वांटिटी जिसमें भी हम लोग डिफाइन करें, इतना सेल जो करने पे हमें कुछ लॉस तो नहीं है बट प्रॉफिट भी नहीं होता है। बट अब इसके बाद से जैसे ही हम लोग जीरो में पहुंच गए, तो जीरो में पहुंचे पहुंचे कैसे? कि हम लोग अपना वेरिएबल कॉस्ट तो दे पा रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट देने के बाद जो बचता है कंट्रीब्यूशन, फिर कंट्रीब्यूशन इतना है कि हम लोग अपना पूरा फिक्स्ड कॉस्ट पे कर पा रहे हैं, बट बच कुछ नहीं रहा है, तो होता है ब्रेक इवन सेल्स। तो अब इसके बाद ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट हो रहा है बिजनेस में, तो इसके बाद सेल और बढ़ेगा। तो अगर सेल और बढ़ेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट तो बढ़ने वाला है नहीं, तो सेल बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट तो उससे पे होता ही जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो हमारा आ ही रहा है। तो इसके बाद हम लोग प्रॉफिट जो है प्रॉफिट देख पाएंगे, ठीक है। तो इस इतने सेल को, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का जो सेल होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल, ठीक है। मतलब इतना मार्जिन या प्रॉफिट जो हमें सेफ पोजीशन में रखेगा, क्योंकि देखो जीरो प्रॉफिट का मतलब कहाँ सेफ पोजीशन है, कुछ जरूरत पड़ा तो प्रॉफिट ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब हो जाएगा वो सेल जो सेल हमें जो है किसी प्रॉब्लम में आने से हमें हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो मतलब हाथ में कुछ बचना चाहिए, जिसको बोलते हैं बचता कुछ नहीं है तो ब्रेक इवन, अगर कुछ बचता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तक पहुंच गया है बिजनेस, ठीक है। तो मेन बात यही है, difference between actual sales and break even sales। एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का जो डिफरेंस है उसे ही हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि फॉर द मंथ ऑफ मार्च 10,000 यूनिट बिकता था एट द रेट ऑफ 10 करके, तो सेल वैल्यू हो जाएगा ₹10,000। अच्छा, तो 10,000 यूनिट अगर बेचते हैं हम लोग, या 1,000 कर लेते, चलो 1,000, 1,000 यूनिट कर लेते हैं तो फिर 10,000 हो जाएगा। और अब हम लोग अगर 1,000 यूनिट बेचेंगे तो 1,000 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट भी हमें बेयर करना पड़ेगा, मतलब मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ये सब। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अगर एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट करके है तो 5,000 का खर्चा होता है। तो इसका मतलब 1,000 यूनिट बेच के हम लोग का कंट्रीब्यूशन रह जाता है एट द रेट ऑफ 5, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन हो गया हम लोग का 5,000, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट मानो कि है 5,000, ठीक है। तो फिर हम लोग के पास प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं बचता है, ये पूरा जीरो हो गया, ठीक है। तो ये जो 10,000 का सेल्स है इसको हम लोग क्या सेल बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे ये सेल हमारा ब्रेक इवन सेल है, क्योंकि इतना सेल करने पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो पे ऑफ कर ही देते हैं जो सेल करके आता है उससे, और फिक्स्ड कॉस्ट भी पूरा पे कर देते हैं, बट बचता कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है।
तो अब हम लोग तो पढ़ रहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स वाला कंसेप्ट हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। तो अब हम लोग अपना सेल ऑब्वियसली बढ़ाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का सेल बढ़ेगा, ठीक है। तो मान लो हम लोग अभी सेल कर रहे हैं और एक्स्ट्रा 500 यूनिट, मतलब इतना तो बेच ही रहे थे और 500 यूनिट बेच दिया एट द रेट ऑफ वही 10 करके, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा 5000। अच्छा, अब जितना यूनिट बना के बेचेंगे उतने यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट हर बार लगेगा, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा हम लोग का 2500। तो 500 यूनिट का एट द रेट ऑफ 5 करके ही कंट्रीब्यूशन रहेगा। एक चीज देखो, जो वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, जैसे कि ये वेरिएबल कंट्रीब्यूशन, क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल करके आता है, तो यूनिट बढ़ाने के साथ इसका कोई पर यूनिट में कभी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल आइटम का पर यूनिट हमेशा फिक्स्ड होता है, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट हमेशा फिक्स्ड होता है, ये सब हम बेसिक क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट का जो टोटल है वो चेंज होता है, ठीक है, ये नॉर्मल सा बात है। क्योंकि देखो, मेरा वेरिएबल कॉस्ट एक प्रोडक्ट बनाने का 5 रुपया लगता है, तो अब एक प्रोडक्ट बनाए, 1000 बनाए, 1 लाख बनाए, लगेगा वही 5 करके, लेकिन टोटल ऑब्वियसली चेंज होगा। एक बनाएंगे तो 5 रुपया, दो बनाएंगे तो 10 रुपया, तीन बनाएंगे तो 15 रुपया। तो वही मैंने लिखा है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट में फिक्स्ड होता है, बट टोटल में चेंज होता है। और जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट चेंज हो जाएगा हमेशा, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट का जो टोटल है वो फिक्स्ड होता है। जैसे कि मान लो रेंट, ठीक है, तो रेंट का खर्चा हम लोग का टोटल में हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा। जैसे एक घर में, अगर एक घर का भाड़ा है 5,000 रुपए, 5 लोग रहते हैं, मान लो सबको अलग अलग अपना कंट्रीब्यूशन के साथ रहते हैं, मतलब अपना सबको अपना अपना भाड़ा देगा, तो 5 लोग अगर एक घर को शेयर कर रहे हैं, जिस घर का रेंट है 5,000, तो हर एक के हिस्से में 1,000 1,000 रुपए करके आ गया। तो देखो 5,000 रुपए का 1,000 1,000 करके हो गया, और टोटल 5,000 पे करना पड़ेगा उन्हें, जो घर मालिक रहेगा उस, ठीक है। और अगर मान लो वही घर में 5 जन की जगह 2 जन रहने लगे, ठीक है, तो फिर 2,500 2,500 करके रेंट हो जाएगा, तो पर यूनिट चेंज हो गया, लेकिन घर मालिक को तो 5,000 ही मिलना है, ठीक है। अब ये 2 लोग हो गए तो 2,500 2,500, 5 लोग थे तो 1,000 1,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा पर यूनिट में चेंजेस दिखेगा हमें, लेकिन टोटल में कभी भी चेंजेस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब ये जो कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन भी मेरा पहले जितना आ रहा था अभी भी उतना ही आएगा, चाहे हम कितना भी यूनिट कम ज्यादा बेचे क्यों ना। तो फिर यहाँ पर मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया 2,500। अब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर क्या कुछ लगेगा, बोलो, क्या मेरा यहाँ कोई फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा? 5,000। यूनिट बढ़ाने से कभी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं देना पड़ता, अभी तो सीखा। और पहले दिन से ही हम लोग इसी पे डिस्कस कर रहे हैं, देखो पूरा टॉपिक इसी पे बेस्ड है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि यूनिट बढ़ाने से कभी ज्यादा पैसा देना नहीं पड़ेगा रेंट का, या फिर ऐसा कोई भी कॉस्ट जो हमारा फिक्स्ड है। जैसे अगर हम लोग 1,000 से 1,500 यूनिट बनाने लग गए, पहले 1,000 बना रहे थे और 500 यानी 1,500, तो थोड़ी ना अकाउंटेंट का सैलरी बदल जाएगा, या कोई लोन का इंटरेस्ट बदल जाएगा, या फिर कोई रेंट बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर नहीं लगेगा कुछ भी, तो हम लोग का जो कंट्रीब्यूशन है ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा 2,500। एक बार सभी को बेसिक क्लास देखना चाहिए। देखो मेरा तो ड्यूटी है बोलना, तुम लोग देखते नहीं हो वो भी मुझे पता है, बिकॉज मुझे आंसर से पता चल जाता है, ठीक है। तो फिर भी हम तो बोलेंगे, देखो मेरा काम है बोलना कि ऑब्वियसली पढ़ना चाहिए, नहीं तो कंसेप्ट नहीं होगा तो ये सब एग्जाम पास नहीं कर सकते हो। सिर्फ मेरे
मतलब मेरा चीज लिख के या मतलब कोई भी चीज हो, ठीक है, बुक से पढ़ के या ऐसे करके नहीं, कंसेप्ट नहीं होगा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पर कोई एज इट इज क्वेश्चन नहीं आता है ना 1 2 3 4 के तरह, ठीक है, या फिर 10th लेवल के तरह या 12th या बीकॉम लेवल के तरह कि ये पढ़ के चले गए यही आएगा, इसमें से ये हर साल चेंज होता है ऐसा करके। तो मुझे लगता है ये सब तुम लोग को पता है। देखो ऐसा नहीं होता है कि लास्ट 10 years का क्वेश्चन करके चल गए हो गया, नहीं, यहाँ कंसेप्ट होना चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं होगा तो क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो खुद का मेहनत करना पड़ेगा। ये तो देखो मेरा ड्यूटी है, मेहनत करेंगे उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो तुम लोगों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो ये हो गया प्रॉफिट 2500, ठीक है। तो अब हम लोग का यहाँ पर देखो एक्चुअल सेल्स कितना हो गया है, 10,000 प्लस 5,000, 15,000 अभी हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग का ब्रेक इवन सेल्स कितना है, 10,000, ये जो मैंने एरो देके लिख रखा है, तो हम लोग का ब्रेक इवन सेल्स है 10,000। ये हो गया 5,000। तो हम लोगों ने 15,000 का सेल किया, जिसमें से 10,000 अप टू 10,000 का सेल तक हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस है। उसके बाद से हम लोग का प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अब हम लोग सेफ पोजीशन में है, जीरो से हटके अब हमारे पास जो है, अगर हम लोग 5,000 का जो एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं, ये 5,000 का जो एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं यही हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहा है, ये सेल्स, ठीक है। इतने वैल्यू का सेल, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है, इतने वैल्यू का सेल अगर हम लोग और कर लेते हैं जो कर रहे थे 10,000 से, और कितना ज्यादा सेल करने से हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, तो यहाँ पर 5,000 हुआ, 5,000 से कम भी होगा तो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। हमारे पास प्रॉफिट बचना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट बचना चाहिए। अब यहाँ 2500 दिखा है, कुछ और वैल्यू लोगे तो कुछ और, अगर 1 रुपया भी बचेगा तो भी हम लोग बोलेंगे कि हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी में पहुंच गए, ठीक है। अच्छा, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या क्या फॉर्मूला होता है? तो देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है इन यूनिट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट भी निकालने बोल सकता है। इन यूनिट का मतलब ये हो गया कि हम लोग कितना यूनिट बेचने से मार्जिन ऑफ सेफ्टी में पहुंच जाएंगे। तो आंसर है 500 यूनिट, मतलब इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। और कितने रुपए का सेल करने से, तो उसका आंसर होता है 5,000 रुपीज का सेल करने से हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो हमें प्रॉफिट ही बताता है कि हम लोग कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाय अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देते हैं तो हम लोग को मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो जैसे यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना है 2500, क्योंकि इसके पहले तो जीरो प्रॉफिट आ रहा था, तो टोटल प्रॉफिट आ गया हम लोग का 2,500। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 5 रुपीज करके, तो 2,500 में डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 500 यूनिट निकल जाएगा। मतलब सीधा बात यह है कि 2500 रुपए का हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया है। और इसको अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए यहाँ पर हमें कौन हेल्प करता है, कंट्रीब्यूशन। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है वही मेरे फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने के बाद मुझे प्रॉफिट देगा। तो मेरा पास जो है 2500 का कंट्रीब्यूशन था, उससे मैंने अपना पूरा फिक्स्ड कॉस्ट पे कर दिया। हालांकि यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट बचा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर आंसर इसीलिए, मतलब फॉर्मूला क्यों बनाया गया है डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि हम लोगों ने टोटल प्रॉफिट जो है कमाया, उसमें हम लोग ये टोटल प्रॉफिट कमाए कैसे, एक यूनिट बेच के जब हम लोग 5 रुपए कंट्रीब्यूशन कमाते हैं, ठीक है, 1 यूनिट सोल्ड आउट करके अगर हम लोग 5 रुपीज कंट्रीब्यूशन अर्न करते हैं तो हम लोग प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे 2,500। देन कितना यूनिट बेचा हम लोगों ने, तो फिर टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके आएगा। और क्वेश्चन में जैसा जब रहेगा उस हिसाब से हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है, वो तो देखो पहले ही बताया। और ये सारे टॉप, मतलब ये सारे फॉर्मूले में ही एप्लीकेबल है, चाहे ब्रेक इवन देख लो चाहे पीवी रेशियो देख लो, जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, जितना यूनिट बेचा इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट जैसे कि यहाँ पर 500 है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो हो जाएगा हम लोग का 5000। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग मैम। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज अगर निकालेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट एक्चुअल सेल्स इन यूनिट इंटू 100। तो अगर हम लोग को परसेंटेज निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, तो हम लोगों ने 500 यूनिट पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अर्न किया और हम लोग का एक्चुअल सेल्स था 1000 प्लस 500, 1500 यूनिट, ठीक है, इंटू 100। तो कितने परसेंट में, कितना परसेंट क्वांटिटी सेल करने पे हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में आए। अब देखो, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज निकालना है तो अगर यूनिट से निकालोगे तो भी जो आंसर आएगा, रुपीज से निकालोगे तो भी वो आंसर आएगा, क्योंकि परसेंटेज हमें हमेशा सेम आंसर देता है। जैसे कि देखो ये यूनिट लिखा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 100/3, मतलब 33.33% लगभग आ रहा है। और अगर हम लोग इसी को परसेंटेज में निकालेंगे बट यूज करेंगे यूनिट के जगह वैल्यू, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू है हम लोग का 5000, एक्चुअल सेल्स है हम लोग का 15,000 इंटू 100, ठीक है। तो फिर ये देखो सेम हो गया, वही 33.33, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे जब भी परसेंटेज देता है तो क्वांटिटी लो या वैल्यू लो, दोनों में आंसर सेम आता है, क्योंकि परसेंटेज जब करते हैं तो वो रेशियो फॉर्मेट में आता है, तो उसमें तो यूनिट फ्री हो जाता है, यूनिट का कोई इम्पैक्ट आता ही नहीं। यूनिट का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जैसे एक रुपीज में होगा अगर वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, और एक हो जाता है क्वांटिटी में जब हम लोग यूनिट ले रहे हैं, तो फिर उसका इम्पैक्ट आता ही नहीं है, क्योंकि वो रेशियो बन जाता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर लिख देते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, अगर हम लोग वैल्यू लेके करें तो भी सेम आंसर आएगा, एमओएस इन वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इन वैल्यू इंटू 100। दोनों से आंसर हमेशा सेम आता है, ठीक है। अब जो अवेलेबल रहेगा उसी से तुम लोग को करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट लिखेंगे 1 2 3, ये 4 नंबर होगा। एमओएस रुपीज टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। तो अगर देखो ये और ये सेम चीज है, इसमें अगर देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पर यूनिट में जब निकालेंगे तो टोटल प्रॉफिट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में निकालेंगे तो टोटल प्रॉफिट को पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे, तो सेम आंसर कैसे आएगा, देखो मतलब इसका आंसर यूनिट में आएगा, इसका वैल्यू में आएगा, लेकिन आंसर दोनों चीजों का एक ही मतलब होगा। मतलब हम समझाते हैं, टोटल प्रॉफिट है जैसे मैंने यहाँ पर बोला 2500, ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 5, तो 500 यूनिट बेचेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। अब इसका आंसर फिर क्या आना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज का मतलब 500 यूनिट को बेच के जितना मिलेगा, मतलब 5000। तो 5000 कैसे निकालोगे, क्या इस फॉर्मूले में सेम आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, ये देखो 2500, ठीक है। पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन जो कि है 5 डिवाइडेड बाय सेल्स यानी 10 इंटू 100, तो 2500 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हम लोग का 50%। तो 2500 डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 50% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5000। हाँ 5000 ही आना चाहिए, 5000 आ गया, ठीक है, 5000 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर
ये रुपीज में आ गया वो यूनिट, और ये दोनों चीज सेम ही है, सेम है मतलब कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज दे रहा है। पीवी रेशियो का मतलब क्या, पीवी रेशियो का मतलब आउट ऑफ सेल्स कितना हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन कमाया, ठीक है, और उसी लिए परसेंटेज में वो आंसर दे रहा है। और यहाँ पर 5 रुपीज जो है वो पर यूनिट में दे रहा है, इसीलिए इसमें यूनिट में आंसर आ रहा है, इसमें रुपीज में आंसर आ रहा है। लेकिन देखो ना, यहाँ भी तो हम लोग वही समझ रहे हैं ना कि टोटल प्रॉफिट को रिकवर करने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन का हेल्प लिया। यहाँ पर भी भाई टोटल प्रॉफिट को मतलब पाने के लिए हमें कितना परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन चाहिए, यहाँ पर कितना यूनिट ऑफ कंट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है। तो यूनिट ऑफ कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करने से यूनिट में आंसर मिलेगा, और परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करने से हमें रुपीज में आंसर मिल जाएगा। क्योंकि परसेंटेज का तो कोई यूनिट होता नहीं है, 2500 रुपीज में है, तो रुपीज को डिवाइडेड बाय परसेंटेज करोगे तो आंसर रुपीज में ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रुपीज में है, टोटल प्रॉफिट भी रुपीज में है, ठीक है। तो देखो रुपीज रुपीज कट जाएगा, यूनिट रह जाएगा, मतलब ये 2500 ये रुपीज है, और ये है रुपीज 5 पर यूनिट, तो रुपीज रुपीज कट जाएगा, यूनिट ही रहेगा, इसीलिए इसका आंसर यूनिट में आता है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में और एक तरीके से निकाल सकते हैं, 100% माइनस ब्रेक इवन सेल्स का अगर हमें परसेंटेज पता है। जैसे पीवी रेशियो सीवी रेशियो हम लोगों ने सीखा था कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मान लो अगर 60% है तो कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो 40% हो जाएगा। क्यों होता है वो भी मैंने एक्सप्लेन करके वहां दिखाया था। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी 100% अगर है, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें पता है कि टोटल सेल का जो है अप टू 0 तक हम लोग का ब्रेक इवन सेल्स होता है, और उसके बाद वाला मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो टोटल सेल्स को अगर हम लोग 100% बोल रहे हैं और उसमें से ब्रेक इवन सेल्स का परसेंटेज अगर क्वेश्चन में गिवन है वो माइनस कर देते हैं, तो बाकी सेल ही हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल हो जाए, ठीक है। अब बाकी जहां पर जो यूज करना है वहां करेंगे, जैसा हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। फ्रॉम द following information of A Limited, calculate PV ratio and margin of safety। इंफॉर्मेशन क्या है, सेल्स ₹10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट ₹4 लाख, प्रॉफिट ₹3 लाख, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट करने बोला है पीवी रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखो कैलकुलेट करके ट्राई करो, 2 मिनट देखते हैं, एटलीस्ट पीवी रेशियो निकाल के बोल सकते हो, क्योंकि उस पर काफी प्रैक्टिस किया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी अभी समझाया है, तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, और कुछ मुश्किल नहीं है। 60%। पीवी रेशियो 60%। सही, 60%। पीवी रेशियो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5 लाख, हाँ ठीक, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, 6 लाख
डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 60%, पहला आंसर। फिर बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है वो पहले दिमाग में रखना चाहिए। है तो काफी सारा फॉर्मूला। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है कि हम लोग कितना बेचे ताकि हम लोग प्रॉफिट जो है हमें दिखे हमारे हाथ में, ये प्रॉफिट जो बच रहा है वही हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। और तो कुछ नहीं कि मेरे पास इतना प्रॉफिट बच रहा है तो ये मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जब तक नहीं बच रहा था तब नेगेटिव में थे, जब कुछ नहीं बच रहा है मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब जीरो में आ गए, तो इसके बाद का पूरा सब सब मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है कि हम टोटल सेल से जब ब्रेक इवन सेल्स लेस कर देंगे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता चल जाएगा। अब देखो इसको तुम लोग दो तीन तरीके से कर सकते हो जैसा करना चाहो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को टोटल सेल्स गिवन है 10 लाख, और उससे अगर हम माइनस कर दे ब्रेक इवन सेल्स, तो देखो सबसे पहले तो दिमाग में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये आना चाहिए टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, क्योंकि इसी कंसेप्ट से ही सारा फॉर्मूला बना पाए। ठीक है, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये पूरा ही रुपीज में है। तो टोटल सेल्स तो पता है 10 लाख, और ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालोगे वो लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालना है, तो ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलता है, ब्रेक इवन सेल्स निकलेगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करके। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तब याद होगा देखो जब तुम लोग अपने आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अभी हम बोल रहे हैं कर रहे हो रहा है, ये कभी इनफ नहीं होता है, अपने आप प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता, क्वेश्चन में पीवी रेशियो निकाल लिया है, तो अब फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का कोशिश करना पड़ेगा कि हम लोग किस तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो देखो हमारे पास सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, प्रॉफिट है, तो मैंने क्या बोला था कि हमेशा जो मार्जिनल कॉस्टिंग का इक्वेशन है उसका यूज करो। तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो सेल्स से अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट ये हटा देते हैं, चलो सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल हो गया प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 3 लाख, सेल्स कितना है, सेल्स है 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट था 4 लाख, 3 लाख, और ये हो गया -6 लाख। तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा, दोनों साइड से माइनस हटके हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते 3 लाख बाई 60%, 5 लाख। ब्रेक इवन सेल्स हो गया हम लोग का 5 लाख, तो -5 लाख कर देते हैं, तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हो जाएगा 5 लाख। तो देखो इसीलिए पहले ब्रेक इवन सेल समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो नहीं पढ़ेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं कर सकते, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में पहुंचने के लिए ब्रेक इवन से ही होके जाना पड़ता है। इसीलिए पहले ब्रेक इवन सेल सीखो तभी जाके मार्जिन ऑफ सेफ्टी कर पाएंगे, नहीं तो कैसे करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में जरूरत था ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट करने का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए। और दूसरा बात है ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग का इक्वेशन है ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, और ये तो बहुत ही नॉर्मल सा बात है कि सेल से कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो जो भी हो, तो इसमें हम लोग का दोनों चीज का आंसर हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकल गया, पीवी रेशियो भी निकल गया। हाँ, हम इसको प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो में कर सकते हैं। प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, हाँ वो भी कर सकते, हाँ वो भी हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी में प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, हाँ तब तो और भी जल्दी हो। सही, वो भी कर सकते। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आया था 3 लाख दिया हुआ था क्वेश्चन में, और पीवी रेशियो निकाला 60%, तो कितना आ जाएगा 5 लाख आ रहा है क्या? छह पाँच 30 है, 5 लाख आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो ये वाला ही प्रोसेस करो, ये वाला, इससे जल्दी हो जाएगा। और अगर ब्रेक इवन सेल्स भी क्वेश्चन में निकालने बोल दिया मानो, ठीक है, अगर बोला तो मेरा वाला प्रोसेस करो, नहीं तो क्या जरूरत है इसी से निकालो। ठीक है, तो वही देखो सारा चीज देखते रहोगे तो मेरे दिमाग में जैसे ये निकल गया। ठीक है, अब मैंने इतना बड़ा प्रोसेस कर दिया लेकिन जरूरत नहीं था ना, तो देखो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो फिर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, तो मुझे इतना सब करने का जरूरत नहीं था, लेकिन चलो कर दिया, रहने दो, तुम लोगों ने भी लिख लिया है तो रहने दो, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ब्रेक इवन सेल्स भी निकालने बोलेगा तो फिर तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट निकालना ही पड़ेगा, तो ये रहने दो।
निकाल लिया है तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर पूछे क्वेश्चन में तो भी हम लोग कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट लिखो, एस लिमिटेड हैज a total turnover of rupees 10 lakh. It is enjoying 30% margin of safety. Its total variable cost. Its total variable cost is 60% of sales. Determine fixed cost and break-even point in सेल्स। तो इस क्वेश्चन में हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने नहीं बोला है, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इंफॉर्मेशन है, शायद इस इंफॉर्मेशन बीपी निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट और बीपी बोला। तो एक बार ट्राई करके देखो, नहीं होगा तो बता। हो रहा है। Ma'am, 30% margin of safety means 30% of the this turnover, 10 lakh. सेल के ऊपर होता है ना, तो टोटल सेल्स की तो 30/100, तो 30 मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब टोटल सेल्स 100। Okay, ठीक। BES sales 7 lakh होगा फिर। हाँ 7 ठीक हो।
देखो ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालेंगे, देखो अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि तुम लोगों ने किसी और तरीके से किया, हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। मेरे दिमाग में अभी जो आ रहा है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। देखो हम लोग को पता है कि प्रॉफिट 1,20,000 होगा क्या? प्रॉफिट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का आंसर दिया हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट 2,80,000 होगी। अच्छा ओके। प्रॉफिट 1,20,000 हो सकता है। देखो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का मतलब टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। सबसे पहले ये सोच, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल कितना है, बोल रहा है कि 30% मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके ऊपर निकालते हैं, सेल्स के ऊपर। तो टोटल सेल्स कितना है, 10 लाख, ठीक है। इसका 30% करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता चल जाएगा। टोटल सेल्स तो पहले से ही पता, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल्स निकल जाएगा। मुझे लगता है ये सबसे कम टाइम लगेगा इस तरीके से करने में। ब्रेक इवन सेल्स हो जाएगा 10 लाख माइनस 3। इसमें काफी जल्दी हो गया। बाकी तुम लोगों ने अगर किसी और तरीके से भी निकाला है तो भी चलेगा। लाइक जैसे कि पीवी रेशियो निकाल के भी अगर किया है तो भी हो जाएगा। पीवी रेशियो भी अगर देखो ये ना, तब एग्जाम टाइम हो या जो भी हो, कोई भी क्वेश्चन के टाइम पे हमारे दिमाग में क्या रहा है ना वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। ऐसा एग्जैक्ट याद आ जाए जिससे हम लोग शॉर्टकट में कर ले, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो अभी देखो मेरे दिमाग में आया तो मैंने कर दिया। मुझे लगता है इससे सबसे जल्दी होगा। अब इसके बाद जो है बीपी निकालने के लिए बोला है, बीपी इन सेल्स। तो बीपी का जैसे कि मैंने बोला था हम लोग यूनिट और रुपीस दोनों निकालेंगे, बट यहाँ मुझे नहीं लगता यूनिट निकलने का कोई भी चांसेस है, क्योंकि यूनिट निकालने के लिए मुझे पर यूनिट पता होना चाहिए सेल्स वैल्यू। तो ना हम सेल्स से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा। तो हम लोग को सॉरी ये फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा। बीपी तो निकाल ही दिया, यूनिट नहीं निकाल सकते। 7 लाख सिर्फ रुपीस में ही निकलेगा, इसका यूनिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि यूनिट निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि 7 लाख का जो सेल हुआ उसमें एक एक यूनिट कितना करके सेल हुआ, उसका तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। तो बीपी जो बोला है ठीक है, बट हम लोग का बीपी रुपीस में ही आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बीईएस, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं बीईएस, और ये हम लोग का आ गया है 7। अच्छा अब हम लोग को बोला है फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए, तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो देखो मुझे तो पहले फिलहाल, प्रॉफिट निकाल लिया। हाँ प्रॉफिट निकाल के निकल जाए। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करने से आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। सेल्स हम लोगों को पता है, तो ये माइनस कर लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट। सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया प्रॉफिट। सेल्स है 10 लाख। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें निकालने के लिए क्वेश्चन दिया है। इसका मतलब किसी भी तरीके से हमें वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग बीएस से निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, पीवी रेशियो। अगर पीवी रेशियो निकल जाएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट भी निकल जाएगा, प्रॉफिट भी पहले निकाल सकते हो, वो भी चलेगा, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग ये बीएस को काम में लगाए तो बीएस का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो बीएस है मेरा 7 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट पीवी रेशियो तो मुझे लगता है मेरा तो ऐसे ही निकल जाएगा, लग रहा है शायद। पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो का मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय फोर्टी सेल्स इनटू परसेंट 100। हाँ ये 40% आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अच्छा तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, जो कि बोला हुआ है देखो 60% ऑफ सेल, तो 10 लाख का 60%, तो ये हो गया 6 लाख, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाए, 4 लाख। 10 लाख, हाँ 4 लाख, 10 लाख माइनस 6 लाख, तो ये हो गया 4 लाख। अच्छा तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो 40% आ जाएगा। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन है मेरा 4 लाख। आपका तो ऐसे ही आ गया फिक्स कॉस्ट, अब कुछ करना नहीं। इसका जरूरत ऐसे करके भी होगा, बट
इसी में हो सकता है, इसको करके क्या करें, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, तो सेल्स कितने 10 लाख इंटू फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू 7 लाख इंटू ये 40%। 40%, 280,000। ठीक है, तो अभी देखो ये दिमाग में आ गया तो कर लिया, इतना सारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब किसी से भी हो जाता है, मतलब सही सही डेटा पुट करेंगे, सही फॉर्मूला लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अब किसमें टाइम लगेगा, किसमें कम टाइम लगेगा, वही मेन बात है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का हो गया कि ये हटा दो, इसका जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ क्वेश्चन। You have access to X, Y, Z limited's data for the fiscal year that concluded on March 31st, 2009. Sales of 1 lakh unit at rupees 10 per unit for variable cost ₹6,30,000 per year per annum लिख देते हैं in fixed cost. Determine the safety margin, मतलब वही मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक ही बात। वैसे लैंग्वेज दिया हुआ है तो मैंने भी लिख दिया, लेकिन वही चीज ही निकालना है, मार्जिन ऑफ। तो कोशिश करो, नहीं होगा तो बताओ। मैम ये लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? सेल्स ऑफ 1 लाख यूनिट एट 10 पर यूनिट फॉर वेरिएबल कॉस्ट एंड 630 पर यूनिट इन फिक्स कॉस्ट, मतलब तो बोलता है कि सेल्स ऑफ 1 लाख यूनिट एट ₹10 पर यूनिट, मतलब 1 लाख यूनिट बेचा गया है 10 रुपए करके, जिसमें बेचने में वेरिएबल कॉस्ट लगा है 6,30,000। 30। हाँ। फिक्स और कॉस्ट का क्या है? 1 lakh units at ₹10 per unit for variable cost, ₹3 lakh per year in fixed costs. इसका मतलब क्या होगा? Cost यहाँ से हम लोग फिक्स कॉस्ट तो नहीं निकाल सकते, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट है, अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे लिखा मैंने, वेरिएबल कॉस्ट है ₹6, ठीक है, कॉमा 3 लाख पर एनम इन फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसे ही। ओके, वही बोलना, लैंग्वेज हाँ समझ ही ये नहीं तो, आ रही। हाँ ये नहीं आ रहा था समझ में।
कैसे लिखा है पर वेरिएबल कॉस्ट के बाद कोलन दिया था, मुझे दिखा नहीं, और ये 6 के बाद स्टॉप दिया है तो मैंने पढ़ा था। नहीं है मार्जिन ऑफ सेफ्टी आंसर। एक लास्ट स्टेप 750,000. Seven lakh 50. मेरा 2,50,000 आ रहा है। 2,50,000 तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ऐसे लिख देते हैं एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है, जिसमें से एक्चुअल सेल्स तो हम लोग निकाल लेंगे 1 लाख इंटू 10 करके। ब्रेक इवन सेल्स बस कैलकुलेट करना है, तो ब्रेक इवन सेल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नॉर्मली तो ये होना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो पीवी रेशियो निकलेगा क्या हमारे निकल पास? जाएगा हाँ निकल 40%। पीवी रेशियो, तो ब्रेक इवन सेल्स हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख है फिक्स्ड, और पीवी रेशियो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन मतलब 10 - 6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, 3 लाख डिवाइडेड बाय 40%। 750। 7,50,000 ब्रेक इवन सेल्स आ रहे हैं, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस करने से आ रहा हाँ, है 2.5 लाख। 2,50,000। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2.5 लाख आया है, ब्रेक इवन सेल्स 7,50,000 आया है तो सही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यूनिट यूज करके भी निकाल सकते थे, ठीक है, यहाँ पर यूनिट निकालने का अवेलेबिलिटी था, जैसे कि अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय 4 रुपीज कर देते कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आना चाहिए 7,500 यूनिट, और उसको बेचेंगे कितना एट द रेट ऑफ 10, तो वही 7,50,000 आ जाएगा, घूम फिर के एक ही चीज आएगा, वो तो मैंने पहले भी बताया, देखो वही आना चाहिए, नहीं तो गलत है अगर अलग अलग आ रहा है। तो 7 इस तरीके से भी अगर कोई कर रहा है तो भी हो जाएगा कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके करेंगे तो भी होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट निकालने का अवेलेबिलिटी है, सारे क्वेश्चंस में नहीं होता है ना, तो इसमें अ, A Kaushik shows the following ये वाला following situation prevailing star unit, ठीक है, ठीक है, मुझे याद नहीं, या तो देखना
ये वाला थी। The national company has just been formed. They have a they have a patent process that will make them the sole supplier of product A. During the first stage, the capacity of their plant will be 9,000 units, and this is the amount they will be able to sell. Their cost are direct labor, $15 per unit, raw material, 5 per unit, other variable cost, 10 per unit, fixed cost. डॉलर में 2 लाख प्रॉपर्टी। Point A, if the company aim aims to make a profit of 2,10,000 for first year, what should be the selling price? What would be the selling price, or what is the contribution margin at this price? सेलिंग प्राइस क्या होगा और उस प्राइस में कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा, मतलब कंट्रीब्यूशन। सेकेंड, इफ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, the company aims to increase the company aims to increase its volume, मतलब क्वांटिटी का बात कर रहे हैं। How many units they have to sell, they have to sell to realize a profit, to realize a profit of rupees नहीं dollar 7,60,000 given the following condition.
पॉइंट पहला, एन इंक्रीज ऑफ $1 lakh in the amount in the annual fixed cost will increase their capacity to 50,000. Selling price is at $70 per unit and no other cost change. Or point or $5 lakh is invested in advertising. देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि एक कंपनी है जो अभी अभी बना है, ठीक है। दे हैव ए पेटेंटेड प्रोसेस, मतलब इनका एक प्रोसेस ही फॉलो करते हैं प्रोडक्ट ए बनाने के लिए जिसका पेटेंट है इनके पास, तो ये सोल सप्लायर हो गया इस प्रोडक्ट का, बाकी कोई बना नहीं सकता है क्योंकि कैसे बनाना है वो पता नहीं, ठीक है। प्रोसेस तो इनके पास है, प्रोसेस जिस प्रोसेस से ये बनता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द कैपेसिटी ऑफ देयर प्लांट विल बी 9,000 यूनिट। तो 9,000 यूनिट कैपेसिटी है उस प्लांट का जहां पर ये प्रोडक्ट बनता है, एंड दिस इज द अमाउंट दे विल बी एबल टू सेल। और अच्छा, तो इतना यूनिट ही बेच सकते हैं, 9,000 यूनिट बना सकते हैं, 9,000 यूनिट ही बेच सकते हैं, ठीक है। फिर सब पर यूनिट दिया हुआ है 15, रॉ मटेरियल 5, अदर वेरिएबल कॉस्ट 10 और फिक्स्ड कॉस्ट 2,40,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, इफ द कंपनी एम्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 2,10,000, अब कंपनी अगर चाहती है कि वो $2,10,000 का प्रॉफिट अर्न करे फॉर फर्स्ट ईयर, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। तो पहले तो इस क्वेश्चन को करना चाहिए हम लोग को, पॉइंट है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, मतलब कितने रुपए में बेचने से 2,10,000 का प्रॉफिट कमा सकता है कंपनी, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन एट दिस प्राइस, और उस प्राइस में, उस सेलिंग प्राइस में कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा। तो सेल प्राइस निकल जाएगा, उससे वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे, ये रहा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे, अगर सेल प्राइस पर यूनिट निकाल लेते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो ऐड करने से ही आ जाएगा, 15 + 5 + 10 ये हो जाएगा 30। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन, तो इनटू टोटल जो है क्वांटिटी ऑफ सेल मल्टीप्लाई करने से हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल जाएगा। लेकिन पहले तो सेल प्राइस निकालना पड़ेगा। तो सेल प्राइस कितना होगा अगर 2,10,000 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो कैसे करके निकालेंगे, सेल प्राइस पूछा है लेकिन सेल क्वांटिटी हम लोग को पता है, बोलो सेल क्वांटिटी कितना, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही बताया था, ऊपर देखो 9,000 ही बना सकता है, 9,000 ही बेच सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करें, ऐसा कर सकते हैं, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, इसी से कर लेते हैं ये इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ पर हमें सेल्स मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट का मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये हो जाएगा हम लोग का प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, सेल्स कितना होगा, ये हम लोग मान लेते हैं सेल्स हो जाएगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, लेट सेलिंग प्राइस बी रुपीज, रुपीज तो नहीं होगा, $x पर यूनिट, ठीक है। तो $x पर यूनिट, तो 9,000 यूनिट बेचेंगे $x करके, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कर लेते हैं 15 + 5 + 10, अलग अलग भी कर सकते हो कि रॉ मटेरियल हो जाएगा 5 × 9,000, ऐसे करके भी कर सकते हो, हम एक ही साथ कर दे रहे, तुम लोग प्रेजेंटेशन में अलग 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 भी दिखा सकते हो। तो 15 + 5 + 10 अलग ही दिखा देना क्योंकि अलग अलग आइटम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 30, तो यहाँ पर कर दिया मैंने 9,000 × $30, ठीक है, ये कर दिया, माइनस
फिक्स्ड कॉस्ट, और प्रॉफिट तो बता दिया है, कितना प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल पूछ रहा है, प्रॉफिट है $210। तो अब ये कैलकुलेशन करने से आ जाएगा, तो 9000x माइनस ये कितना होगा 27, और ये हो गया 4 जीरो, मतलब 2,70,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू 2,10। ओ फिक्स्ड कॉस्ट भी तो दिया हुआ है, मैंने फिक्स्ड कॉस्ट लिख रखा है गलती से, 2,40,000 होगा, 2,40,000 ना लिखे, 2,40,000 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 9000x आएगा 2,10,000, और ये प्लस कितना आ जाएगा इधर करने से 27 और 4 5 lakh 10. 5,00,000, तो 5,10,000 और 2,10,000 कितना हो जाएगा 7,20,000, तो एक्स कितना हो जाएगा 7,20,000 डिवाइडेड बाई 9,000, 3 3 जीरो कट गया, $80 पर यूनिट। तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू 80 आ गया, तो $80 पर यूनिट, मतलब $80 पर यूनिट करके अगर हम लोग सोल्ड आउट कर सकते हैं 9,000 यूनिट, तो हम लोग 2,10,000 का डिजायर प्रॉफिट कर लेंगे, ठीक है। मतलब जो टारगेट प्रॉफिट, डिजायर प्रॉफिट भी बोलते हैं, टारगेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन एट दिस प्राइस, तो इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा, तो वो तो निकाल लोगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा, ये वाला नहीं होगा, पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछता तो भी पता था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो वैसे ही निकल जा रहा है, लिख देते फिर भी पूछा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा, वो तो वैसे भी निकलेगा, 9,000 इंटू 30, 2,70,000। फिर नेक्स्ट पूछा है, देखो ये वाला हो गया, फिर बी पॉइंट में पूछा है, इफ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर द कंपनी एम्स टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, तो बोल रहा है 9,000 तो पहले बना रहा था, बोला 9,000 ही बेच पाएगा, अब सोच रहा है इससे ज्यादा बेचना है, हाउ मेनी यूनिट्स दे हैव टू सेल, तो बोल रहा है एक्स्ट्रा कितना यूनिट बेचे टू रियलाइज ए प्रॉफिट ऑफ 7,60,000 गिवन द फॉलोइंग कंडीशन, तो बोल रहे हैं इस बार टारगेट प्रॉफिट है 7,60,000, और ये अचीव करने के लिए ये लोग अपना सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने का सोच रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, बोल रहा है कि इंक्रीज हो जाएगा 1,00,000 का इन द एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज देयर कैपेसिटी टू 50,000 यूनिट। अच्छा तो देखो ऐसे ही तो हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते, तो बोल रहा है प्रोडक्शन बढ़ाने पे कुछ खर्चा बढ़ सकता है, जैसे बोल रहा है कि अगर 50,000 यूनिट तक हमें कैपेसिटी बढ़ा लेके जाना है, ठीक है, अभी तो 9,000 है, 50,000 यूनिट तक अगर कैपेसिटी हमें लेके जाना है, तो हम लोग को 1,00,000 का एक फिक्स्ड खर्चा करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस 70 करना पड़ेगा डॉलर में, जो कि अभी 80 चल रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कम कर रहे हैं, एंड नो अदर कॉस्ट चेंज, ठीक है, और मतलब सेलिंग प्राइस से रिलेटेड और कोई कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है, बोल रहा है। तो देखो वॉल्यूम बढ़ा है ना, तो सेल वैल्यू को कम कर दिया, ये नॉर्मल बात है, देखो वॉल्यूम बढ़ने से जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट क्या कर सकता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन पहले सेल ज्यादा में कर सकता है, अपना सेल वैल्यू को मार्केट में वो तभी कम कर सकता है अगर वो ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करे, तो देखो जो मार्केट में बड़े प्लेयर होते हैं ना, मतलब जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो सस्ते में चीज दे सकते हैं, वो भी गुड क्वालिटी का, ठीक है, क्योंकि खर्चा कम पड़ जाता है बनाने का, ठीक है। जैसे हम 5 यूनिट बना रहे तो भी मेरा जो फिक्स कॉस्ट है, देखो वेरिएबल कॉस्ट तो जो लगना है वो लगेगा, वैसे भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर पाओगे तो ही वेरिएबल कॉस्ट भी कम कर पाओगे, ज्यादा क्वांटिटी में मटेरियल खरीदेंगे तो हमें सस्ते में मिलेगा, सप्लायर हमें डिस्काउंट देगा, और अगर ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीद पाएंगे तो कहाँ से डिस्काउंट देगा, नहीं देगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस भी ये लोग कम करने वाले हैं और वॉल्यूम बढ़ाने वाले हैं, और बाकी कॉस्ट कोई चेंज नहीं होगा, एक चीज बोल रहा है इंक्लूड और हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग का खर्चा इंक्लूड हो जाएगा, तो हम लोग को निकालना क्या है, निकालने के लिए बोला है कि कितना यूनिट बेचे इतना प्रॉफिट कमाने के लिए, और ये कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगा, तो कोशिश करो। जैसे ए वाला हुआ ना, उसी तरीके से ही हो जाना चाहिए, सेल्स इन यूनिट, कितना यूनिट बेचे, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखें सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, ठीक है।
तो मैम ये सेल्स कंट्रीब्यूशन वाला 30 होगा पर यूनिट की 50 होगा? 50, क्योंकि 15, सेल्स 5 का और 10 तो कंट्रीब्यूशन बोला था। हाँ हाँ सेल्स तो का फिर 80 है हाँ हाँ और गलत निकाल, ठीक। इसीलिए निकालने के लिए बोला। वही। हाँ गलत कर दिया मैंने, तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया। 80 - 30 50, तो फिर कितना आएगा? 5 × 9, 5 लाख 45, 4 लाख 50। देख लो 4 लाख 50 आ रहा है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। अब सेल्स का मान लेते हैं, लेट सेल्स क्वांटिटी बी एक्स। अब क्वांटिटी एक्स मान लिया, ठीक है। बेचना है कितने में वो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, एक्स यूनिट बेचेंगे 70 करके, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है ऐसा हम लोग को बोल रखा है, मतलब बोला है ना नो अदर चेंजेस। तो देखो चेंजेस दो ही है, एक है फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा और एडवर्टाइजिंग भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का ही पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 30 करके ही रहेगा, तो अभी एक्स यूनिट पे लगेगा। और फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा, पहले जो था उसमें 1 लाख और इधर 5 लाख ऐड कर देंगे। पहले कितना था? 2 लाख 40 प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख। और प्रॉफिट भी तो पता है, प्रॉफिट तो दिया है डिजाइन। सेवन लैख 7 लाख 60। तो 70x 30x माइनस 5 लाख 6 लाख 6 लाख और 2 लाख 40, 8 लाख 40, 7 लाख 60। तो ये हो जाएगा 40x 7 लाख 60 प्लस 8 लाख 40। हो गया मेरा 7 लाख 84 और 76 150। और इधर जाएगा मेरा 4 जी। 1 लाख 50,000 नहीं 15 लाख का। 16 एक लाख होगा। 40,000 नहीं। मतलब 16 लाख हो जाएगा, 760 प्लस 840, 8 8 16। 16 लाख 16 लाख, और ये डिवाइड करने से कितना हो जाएगा? 40,000। यही आंसर है 40,000। 40,000 यूनिट हम लोग को बेचना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये जो टारगेट है इतना क्वांटिटी, इतना सेल अचीव करने का, प्रॉफिट अचीव करने का 7,60,000 तो हम लोग कर सकते हैं। एक होता है मैम ये 5 लाख वाला फिगर मेरे को समझ नहीं आया फिक्स कॉस्ट में। एडवर्टाइजमेंट। ये बढ़ेगा ना, अगर हम लोग इतना सेल्स बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे ये इंक्रीज होगा इतना एडवर्टाइजिंग का खर्चा जाएगा, तो ऐड कर फिक्स्ड कॉस्ट होगा ना एडवर्टाइजिंग। अच्छा।
नया पॉइंट क्वेश्चन के साथ ही समझ लो। एक मान लो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, सेल है 100 रुपीज करके, ये रुपीज निकले। डायरेक्ट मटेरियल 24 और 16। सो डायरेक्ट मटेरियल मान लो है @4 पर केजी। नेक्स्ट लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस @2 पर आवर, मतलब आवरली वेजेस है 6 रुपीज और ये 10 रुपीज। ये कॉलम में जो भी लिखा हुआ है सारा का सारा रुपीज में दिया हुआ है। हम यहाँ पर रुपीज लिख देते हैं, यहाँ पर भी रुपीज लिख देते हैं। तो सेल्स है 100 रुपीज, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है 24 और 16, और मटेरियल जो मार्केट में मिल रहा है वो 4 रुपीज पर किलो करके मिल रहा है। लेबर को 2 रुपीज पर आवर करके पे करे, टोटल इतना इतना पे किया है। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड आ रहा है 4 रुपीज और 6 रुपीज। तो मार्जिनल कॉस्ट कितना आ जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा सारा वेरिएबल कॉस्ट का टोटल, तो फिर 24 प्लस 10 मतलब 34 हो जाएगा ए प्रोडक्ट के लिए। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब पहले दिन ही पढ़ा, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। और इधर हो गया 16, 10 और 6 मतलब 10 10 20 20, और इधर हो गया 10 और 12 मतलब 32। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, जो भी बोले। तो 100 माइनस 34 हो जाएगा 66, और ये हो जाएगा 868। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या होगा? कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल, ये निकालना है। कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ लेबर, ये निकालना है। और कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ मशीन, ये निकालना है। ठीक है, पहला बात है कि ये निकालते क्यों है? कंट्रीब्यूशन तो हम लोग को पता है कि हम लोग सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके निकालते हैं, बट पर केजी मटेरियल में कितना कंट्रीब्यूशन है, पर आवर लेबर में कितना है, या पर मशीन में, मशीन आवर में कितना कंट्रीब्यूशन है, ये निकालने का जरूरत क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ये इसीलिए निकालते हैं जैसे कि मार्केट में हर एक चीज ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, होता भी नहीं। ठीक है, हमेशा हमारा जो है हमारे पास अवेलेबिलिटी कम ही होता है, उसी में हमें काम चलाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके पास बहुत ज्यादा है उसके पास बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर एक चीज सोर्स जो है उसको कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो वो मेन बात है। ठीक है, किसी के पास अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होता है, चाहे वो पैसे का हो चाहे कुछ और। तो देखो मेटेरियल, तो अब अगर मार्केट में मेटेरियल किसी कारण से नहीं मिल रहा है, मेटेरियल अगर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो फिर हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ए या बी? और अगर लेबर, जिस प्रोडक्ट को हम लोग बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो लेबर का जरूरत है, अगर वो मार्केट में लेबर का क्राइसिस चल रहा है या मटेरियल का क्राइसिस चल रहा है, या फिर मशीन, हमारे पास जो मशीन है वो उतने घंटे हमें सब मतलब जो है उतना घंटा हमें सपोर्ट नहीं दे पा रही, या फिर वैसा मशीन अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी कारण से अगर मटेरियल का क्राइसिस है, लेबर का क्राइसिस है, मशीन का कोई क्राइसिस है, तो हम लोग के पास जो भी अवेलेबिलिटी है उसको हम लोग बेस्ट तरीके से यूज करके कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन जो है, जैसे मार्केट में अगर मटेरियल कम मिल रहा है तो हमें कंट्रीब्यूशन मटेरियल पर केजी के हिसाब से निकालना चाहिए। लेबर अगर अवेलेबल नहीं है तो लेबर आवर के बेसिस पे, मशीन के केस में मशीन आवर बेसिस पे हम लोग निकालते हैं। तो इससे हमें ये पता चलेगा, डिसीजन लेने में हेल्प होता है कि कौन सा प्रोडक्ट उस क्राइसिस सिचुएशन में बनाए और कौन सा नहीं बनाए। तो कैसे निकालोगे देखो हम बताते हैं।
देखो, तो यहाँ पर ना जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ये हम लोग को एक्चुअली आंसर में निकालना पड़ेगा। हम लोग को ये बोल देगा कमेंट में कि बताओ कि मार्केट में अगर मटेरियल कम मिल रहा है तो कौन सा प्रोडक्ट बेचे, ए या बी। ठीक है, तो मैंने ना इसको एक मतलब क्वेश्चन के साथ ही समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, तो हमें कुछ फिगर्स ऐसे दे देंगे और हमें बोलेंगे कि मार्केट में मटेरियल का अवेलेबिलिटी सही नहीं है तो कौन सा प्रोडक्ट बना के बेचे, ए या बी। ठीक है, तो देखो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा उस केस में, ये सब निकालना पड़ेगा। तो कैसे करके निकालेगी कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल, कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वर्किंग या सोल्यूशन, तो प्रोडक्ट ए के लिए, ठीक है, कितने रुपए का मटेरियल खर्चा हुआ है? 24 रुपीज का। ठीक है, और मटेरियल रुपीज एट द रेट ऑफ 4 करके था, तो कितना मटेरियल यूज हुआ है? ये डिवाइड करने से क्या मिलेगा? 24 रुपए का मटेरियल खर्चा किया, 1 किलो मटेरियल मार्केट में 4 रुपए का मिल रहा है, तो इससे डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा? एक चॉकलेट 4 रुपए का, मैंने एक का 24 रुपए कॉस्ट, का एक का। चॉकलेट, 24 रुपए का चॉकलेट लाया, तो 24 रुपए का चॉकलेट लाए, एक चॉकलेट 4 रुपए का, तो डिवाइड 6 करने से चॉकलेट लाया, हाँ, तो फिर यहाँ पर क्या लिखा? तो वहां पे एक प्रोडक्ट का कॉस्ट आएगा। 6 किलो मटेरियल लाया। प्रोडक्ट बी के केस में 16 रुपीज खर्चा किया, 4 रुपए पर किलो करके मिलता है मार्केट में ये मटेरियल, तो फिर प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए 4 केजी मटेरियल लाया गया था। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है? कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल, इसीलिए निकाला कि कितना किलो मटेरियल लाया, तो कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल प्रोडक्ट ए का कैसे निकालेंगे? तो देखो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पर केजी ऑफ मटेरियल, कंट्रीब्यूशन कितना है? प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन है 66। ठीक है, 66 रुपीज इसका कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि अगर हम लोग ए प्रोडक्ट को बेचेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट देने के बाद हमारे पास 66 रुपीज बचता है। ठीक है, और इसको बनाने के लिए क्योंकि मार्केट में मटेरियल क्राइसिस है तो हमें 6 किलो ही मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो 6 किलो मटेरियल से हम लोग कितना कंट्रीब्यूशन बना सकते हैं? कितना पर किलो पे कंट्रीब्यूशन बना सकते हैं? तो ₹11 पर केजी, मतलब 1 किलो मटेरियल खरीदने से हम लोग 11 रुपीज का कंट्रीब्यूशन बना सकते हैं। फिर प्रोडक्ट बी का कितना हो जाएगा? 68 बाई 70 पर केजी। ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि मटेरियल का क्राइसिस है मार्केट में तो हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन को पर यूनिट प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं निकाल के, जो निकला हुआ था उसको हम लोगों ने पर किलो के हिसाब से निकाल दिया। अब मार्केट में मटेरियल किलो में मिलता है, अगर किलो की जगह लीटर हुआ तो लीटर। ठीक है, क्योंकि मटेरियल तो किसी भी मतलब यूनिट में मिल सकता है, तो यहाँ किलो दिया था मैंने। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मार्केट में मटेरियल का क्राइसिस चल रहा है तो हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाने से ज्यादा बेनिफिट होगा? जो प्रोडक्ट हमें हायर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमेशा हायर होना ही बेटर होता है, ये हम लोगों ने पहले दिन ही सीखा था। ठीक है, तो अगर मार्केट में मटेरियल का क्राइसिस है तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा पर केजी ऑफ मटेरियल, मतलब 1 किलो मटेरियल यूज कर लिया। मटेरियल मान लो यहाँ पर है और ये लिमिटेड है, इतना ही मटेरियल है, इसी को यूज करके ए बनाना है, इसी को यूज करके बी बनाना है, तो कौन सा बनाए? मतलब ए में ज्यादा मटेरियल लगा दे, बी में लगा दे, दोनों में इक्वल लगा दे, इसमें 30 इसमें 40, नहीं, ऐसा अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में हमें ये देखना है कि क्या ये प्रोडक्ट बेच के हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है कि ये प्रोडक्ट बेच के हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो जो प्रोडक्ट बेच के हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा उसी प्रोडक्ट को ज्यादा बनाएंगे। ठीक है, लेकिन कंट्रीब्यूशन कैसे चेक करना है? 1 किलो मटेरियल पे कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट होता है। तो ए प्रोडक्ट जो है 1 किलो मटेरियल, अगर हम लोगों ने यहाँ से 1 किलो मटेरियल निकाला और ए प्रोडक्ट बनाने में लगा दिया, तो फिर ए प्रोडक्ट अब हमें कितना कंट्रीब्यूशन दे सकेगा? 11 रुपीज का, जबकि बी प्रोडक्ट हमें 17 रुपीज का कंट्रीब्यूशन देगा। सेम वही 1 किलो मटेरियल लगा के ये मुझे 17 रुपए रिटर्न में देगा और ये 11 रुपीज देगा। तो फिर मुझे कौन सा प्रोडक्ट इस क्राइसिस सिचुएशन में बनाना चाहिए? 17 वाला।
बी प्रोडक्ट यानी 17 वाला, ठीक है। तो प्रोडक्ट बी इज recommended when material is in short supply। सेम इसी तरीके से हम लोग लेबर वाला देखेंगे, ठीक है। लेबर के केस में कैसे करते हो, तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट बी का, तो कंट्रीब्यूशन तो दोनों का हमें पता ही है, 66 और 68। ये प्रोडक्ट 66 रुपीज का कंट्रीब्यूशन देता है, ये 68। तो अभी ये 66 68 देख के हमें डिसीजन नहीं लेना है, हमें लेबर का क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है, तो उसके ऊपर देख के डिसीजन है। अगर ये सब क्राइसिस ना हो तो प्रोडक्ट, अगर पूछे सीधा कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना ज्यादा बेनिफिट है, तो फिर प्रोडक्ट भी, क्योंकि वो तो 68 कंट्रीब्यूशन दे रहा है। लेकिन लेबर का क्राइसिस है ना, तो लेबर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो लेबर का देखो कितना वेजेस है, तो लेबर को हम लोग दे रहे हैं 6 रुपए 2 घंटा काम करने का, ठीक है। तो 6 रुपए 2 घंटा काम करने का दे रहा है, तो लेबर कितना घंटा काम करता है वो तो निकाला नहीं, चलो वो निकाल लेते हैं पहले। निकाले, ठीक है, नीचे निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं लेबर आवर्स, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालना है, लेबर आवर्स। प्रोडक्ट ए के केस में कितना हो जाएगा, तो हम लोगों ने कितना रुपए दिया लेबर को, 6 रुपीज। कितना घंटा काम करने के लिए, 6 रुपीज दिया है। 1 घंटा काम करने से 2 रुपए देते हैं, @2 पर आवर। तो 1 घंटा करने से 2 रुपए देते हैं, 2 घंटा करने से 4 रुपया देंगे, 3 घंटा करने से 6 रुपया देंगे। तो ये डिवाइड करने से आता है, तो यहाँ पर हो गया ₹3, ठीक है। सॉरी, ₹3 नहीं, 3 आवर्स, 3 आवर्स। और बी प्रोडक्ट का हो जाएगा @2 पर आवर करके पे करना, और 10 रुपीज। तो इसने कितना घंटा काम किया होगा, 5 घंटा। 5 घंटा काम करने से 2 रुपया करके, दो 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 और 2 मिला के 10 रुपया होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 5 आवर्स। तो ये सब देखो बेसिक मैथ है जो हम लोग 1 2 में करते थे, क्योंकि कॉस्ट का टॉपिक मैथ से ही रिलेटेड होता है, ये हम बार बार बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक मैथ है जो हम लोग बचपन में करते थे ना, कि इतने रुपए में इतना चीज मिलता है तो उतने में क्या होगा। तो ये अगर किसी का स्ट्रांग है तो ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर स्ट्रांग नहीं है तो स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि ये सब चीज जरूरी है, हमारे लाइफ में भी जरूरी है, पढ़ाई का बात नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, कि हमें कोई ठग रहा है कि सही बोल रहा है। तो यहाँ पर 3 आवर्स से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम लोग 5 आवर्स से डिवाइड करेंगे, तो 66 रुपीज हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और लेबर को हम लोग कितना घंटा, देखो ए प्रोडक्ट के लिए लेबर को हम लोग 3 आवर्स काम करवा सकते हैं, तो 3 आवर्स में अगर 66 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अब ये क्यों हो रहा है रिलेट, क्योंकि देखो लेबर ने 3 घंटा काम किया, और जब लेबर 3 घंटा काम कर रहा है तो उसे 6 रुपया दिया, और जब लेबर को 6 रुपए दे रहे हैं और बाकी सारे खर्चे से सेल्स को लेस कर रहे हैं, तो हमें कंट्रीब्यूशन 66 रुपीज मिल रहा है। तो हम लोग यही बोलेंगे ना कि कंट्रीब्यूशन 66 रुपीज जनरेट करने में लेबर ने कितने घंटे काम किए, ए प्रोडक्ट के लिए 3 घंटा, बी प्रोडक्ट के लिए 5 घंटा, ठीक है। तो फिर 1 आवर काम करने से लेबर ए प्रोडक्ट के लिए कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे सकता है, तो 22 रुपीज का जनरेट करके दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पर कितने रुपए का जनरेट करके दे सकता है, 13.66, ठीक है। तो इतना, तो अब बोलो अगर लेबर का क्राइसिस चल रहा है तो फिर हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो, कौन सा रिकमेंड है। लो आंसर बोलोगे, बिल्कुल मैंने स्पेस सामने खाली रखा है, लेकिन ये दोनों में ज्यादा कौन है ये नहीं बोल सकता, 22 रुपया ज्यादा होता है क्या, 13 रुपया 60 पैसा ज्यादा होता बाय। है। इसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर मशीन, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन
per hour of machine. When labor is scarce factor. Scarce मतलब कम, स्कार्सिटी नहीं अच्छा। बोलते, या फिर लिमिटिंग फैक्टर लिख दो। अगर ये वर्ड सही नहीं जा रहा है तो लिमिटिंग फैक्टर लिख दो, नहीं वो भी वो चलेगा। सीखना तो पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ मशीन, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, पहले ये देखना है कि ये इतना इतना कंट्रीब्यूशन जनरेट करने पे मशीन कितना घंटा चला, ठीक है। अच्छा, मशीन वाला खर्चा तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, तो फिर जो वेरिएबल ओवरहेड है वही हम लोग का मशीन का होगा, क्योंकि और तो कुछ दिया नहीं है। तो वेरिएबल ओवरहेड कितना है, 4 रुपीज और 6 रुपीज, ठीक है। लेकिन यहाँ कितना पर आवर करके होगा वो लिखा हुआ जरूरी था, तो वो लिख देते हैं, वो लिखा नहीं तो निकालेंगे कैसे कितना घंटा मशीन चला, वो तो निकालना पड़ेगा। तो हाँ, तो डिवाइड करने में सही आ जाएगी। 4 hours and 3 hours ऐसे कर देते, ठीक है। तो 4 घंटा चला, 4 रुपए खर्चा हुआ, और यहाँ पर कर देते हैं 3 घंटा चला, 6 रुपया खर्चा हुआ, ऐसा करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन हम लोग को निकालना है पर मशीन आवर, ठीक है। तो फिर कंट्रीब्यूशन कितना है, एक तो 66 है, बी का कितना है, बी का है 68, और पर आवर मशीन आवर्स यूज, तो 4 आवर्स और 3 आवर्स, ठीक है। 4 घंटा मशीन चला, 4 घंटा मशीन चलने पे 66 रुपीज खर्चा हुआ, और 3 घंटा मशीन चलने पे 68 रुपीज खर्चा हुआ। यहाँ पर बाकी चीजों की तरह हमें चेंज क्यों नहीं करना पड़ा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर निकाला, क्योंकि ये लेबर आवर पे था। तो देखो हमारे पास ना क्वेश्चन में आवर अवेलेबल नहीं था डायरेक्टली, ठीक है, निकालना पड़ेगा, मतलब डेटा अवेलेबल है जिससे आवर्स निकाल सकते, क्योंकि देखो हमें सबसे पहले मेटेरियल पर केजी निकालना था, तो फिर ये तो केजी नहीं है ना, ठीक है, ये केजी नहीं है, और ये जो 4 है ये तो 1 केजी का है, लेकिन 1 केजी अगर 4 रुपए में मिलता है तो 24 रुपए में 1 केजी थोड़ी आया होगा, उससे ज्यादा आया होगा, ठीक है। तो इसीलिए डिवाइड करके निकाला कि 6 किलो आया है। वैसे ही 16 रुपीज में कितना किलो आया होगा, अगर 1 किलो 4 रुपीज का है तो 16 किलो में 4 किलो आया होगा, ठीक है। वैसे ही लेबर का पर आवर निकालना है, तो ये तो आवर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आवर अवेलेबल करने के लिए डेटा है कि 1 आवर काम करने से 2 रुपीज खर्चा होता है, तो 6 रुपीज खर्चा हुआ तो कितना आवर्स काम हुआ, 3 आवर्स। 10 रुपीज खर्चा हुआ तो कितना आवर्स काम हुआ, 5 आवर्स, ठीक है। और ये मैंने मशीन का दे दिया, मशीन का आवर्स ही चाहिए, तो मशीन मैंने आवर्स ही लिख दिया कि इतने आवर्स और इतने आवर्स काम हुए, ठीक है। अगर यहाँ पर भी दे देता कि 1 घंटा चलने से मशीन का इतने रुपए खर्चा होता तो हमें आवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आवर्स ही दे दिया, तो इससे डिवाइड कर लिया, तो ये मैंने इसीलिए दिया ताकि देखो अगर डायरेक्ट दे दे हमें कि ये 4 रुपए खर्चा हुआ 4 घंटा चलने में, मतलब पहला मशीन के पीछे खर्चा है 1 रुपीज पर आवर करके, और ये दूसरे वाले मशीन के पीछे खर्चा है 2 रुपीज पर आवर करके। अगर मुझे रुपीज में देना है तो हम पहले मशीन का देंगे @1 पर आवर, ठीक है, और @2 अगर मुझे रुपीज में देना था तो हम ऐसे देते हैं @2 पर आवर, ठीक है। तो फिर हम लोग निकाल लेते हैं, अगर ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता तो हम ये निकालते, 1 घंटा चलने पे 1 रुपए का खर्चा, तो 4 रुपया खर्चा हुआ, मतलब 4 घंटा चला। 1 घंटा चलने पे 2 रुपए का खर्चा, ये @ लिखा था मैंने, ये सामने जीरो आ गया। तो 1 घंटा चलने से 2 रुपए का खर्चा, तो 6 रुपया खर्चा हो, मतलब 3 घंटा मशीन चला, ठीक है। तो अगर ये डेटा दे देगा तो ये निकालना पड़ेगा, और ये अगर डायरेक्टली दे दिया है तो अच्छा बात है, ठीक है, तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके से दिया चीजों को, ठीक है। तो 1 घंटा और 2 घंटा अगर देगा तो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डेटा दे दिया था तो मैंने इसी का यूज कर लिया।
तो 4 आवर्स में 66 रुपीज का कंट्रीब्यूशन जनरेट होता है, तो 1 आवर में कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन जनरेट? 16.5 16.5 का जनरेट हो जाएगा पर आवर, और इसका हो जाएगा 22.6 22.6। अब जो मशीन हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा, तो मशीन आवर्स अगर हमारा जो है मतलब लिमिटिंग फैक्टर है, तो फिर हमने कौन सा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा। तो इन दोनों में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा? मतलब बी। प्रोडक्ट बी, तो प्रोडक्ट बी बनाएंगे। when production capacity is limiting, ठीक है, तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा हमें। लिमिटिंग फैक्टर बता देगा कि ये लिमिटिंग फैक्टर चल रहा है, या तो मटेरियल, लेबर, मशीन ये चल रहा है, तो फिर हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ऐसा हमें क्वेश्चन देगा। मैंने भले ही यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है कि ये निकाल के दो, ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट होगा, ठीक है, कि ये हम लोग निकाल के फिर हम लोग डिसीजन देंगे, ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट बनाए, कौन सा प्रोडक्ट कम बनाए या बिल्कुल ना बनाए, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कौन सा। तो यहाँ तो हमें सिर्फ बोला है कि दोनों को देख के कंपेयर करो, मतलब ये जो सिनेरियो है इसमें हम लोग कंपेयर करके बता सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट बनाए और कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाए। अच्छा, ये टॉपिक हम लोग का जो है मार्जिनल कॉस्टिंग का, ये लगभग खत्म होने को है। अच्छा हाँ, एक पॉइंट है वो बता देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और कुछ है नहीं इसमें। एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of incidence. Okay. Draw and sketch. इसमें थ्योरी पूछेगा, ठीक है, ये थ्योरी पॉइंट है। दिस एंगल इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन। जैसे तुम लोग इकोनॉमिक्स में करते हो ना, वैसा ही सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन एट द ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब जो हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब कौन सा पॉइंट? जहां पर हम लोग का नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगा, वहां पर सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन जब हम इंटरसेक्ट करेगा, मतलब दोनों दोनों को कट करेगा, तो जो एंगल जनरेट होगा, ठीक है, उसी को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। दिस एंगल shows the rate at which profit is earned once the break even point is reached. द एंगल shows the rate at which profit is earned, ठीक है, ये एंगल जितना बड़ा होगा तो हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट उतना ज्यादा है, ठीक है, ये एंगल जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा होता है। तो ऐसे लिख देते हैं, द वाइडर द एंगल द greater is the rate of earning profit. A large angle of incidence with a high margin of safety
indicates extremely favorable position. Favorable. हम छोटा सा ड्रॉ करके समझा रहे थे, ड्रॉ करना नेसेसरी है नहीं, ठीक है, फिर भी हम बता रहे थ्योरी में अभी बस ये पूछता है, पूछेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस करना अच्छा होगा नहीं ड्रॉइंग, ठीक है, फिर भी देखो तो हम लोग का एक टोटल कॉस्ट लाइन बना लेंगे, एक सेल्स लाइन बना लेंगे, ठीक है। तो सेल्स हम लोग का क्या होगा, सेल्स लाइन कैसे होगा, ये अपवर्ड होगा, ठीक है, मतलब सेल्स धीरे 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 बढ़ेगा, ठीक है, तभी तो हम लोग ब्रेक इवन से मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जाएंगे। तो ये सेल्स लाइन, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं सेल्स लाइन, जो कि इंक्रीजिंग हो, ठीक है। फिर टोटल कॉस्ट लाइन, तो टोटल कॉस्ट का कैसे होगा, देखो टोटल कॉस्ट जितना जितना हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन करें, जितना ज्यादा सेल करेंगे उतना हम लोग का कॉस्ट जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन टोटल कॉस्ट जो है हम लोग का कैसे करके दिखा है इधर से, ये ऐसे जाता है टोटल कॉस्ट, ये थोड़ा सीधा सीधा हो गया, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट लाइन, ठीक है। टोटल कॉस्ट लाइन ऐसे हो गया। अब ये दोनों पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों पॉइंट जहां पर खुद को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, मतलब ये जो सिचुएशन है ये है मेरा लॉस एरिया, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट मेरा क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस, और ये जो है ये है मेरा प्रॉफिट एरिया, इसके बाद जो आ रहा है ब्रेक इवन के बाद आ रहा है प्रॉफिट एरिया। तो ये यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये एंगल को ही बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वही चीज लिखा हुआ है। तो एक बार ड्रॉ इसीलिए कर दिया ताकि याद रहने में आसानी हो, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और कुछ ये देखो वही लिखा है, दिस एंगल इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ सेल लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन एट द ब्रेक इवन पॉइंट, दिस एंगल शोज द रेट एट विच प्रॉफिट इज अर्न्ड वंस द ब्रेक इवन इज रीच्ड, द वाइडर द एंगल, जितना बड़ा होगा ये एंगल, ग्रेटर इज द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, ए लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस विद अ हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स एक्सट्रीमली फेवरेबल पोजीशन। तो ये एंगल जितना बड़ा होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हम लोग का उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग कैसे देखेंगे कि ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला ऐसे करके अगर हम लोग देखें तो ये ऊपर का ये हम लोग का पूरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा, मतलब कितना, ठीक है, ये हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, ठीक है। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस समझने से मतलब था। बाकी देखो यहाँ पर और भी ड्रॉ कर सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट का लाइन, जो कि ऐसे फिक्स्ड होता है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, जितना सेल ज्यादा होगा वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा, ये बाकी पोर्शन जो है हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है। मेन हमें ये याद रखना है कि टोटल कॉस्ट लाइन सेल्स लाइन जहां पर खुद को इंटरसेक्ट करता है वही मेरा बीपी पॉइंट होता है, और बीपी पॉइंट के बाद जो एंगल क्रिएट होता है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यही हमें बताता है कि हम लोग का प्रॉफिट कितना है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा उतना ही हम लोग का प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा। लार्ज एंगल लार्ज प्रॉफिट, स्मॉल एंगल स्मॉल प्रॉफिट, ये मेन बात है, और कुछ नहीं। ठीक है बस, और इसमें कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट दिन हम लोग जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ईओक्यू ये सब कुछ है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जो ईशॉप का क्वेश्चन बाकी है वो याद है मुझे, वो हम लोग जब अकाउंट्स का टॉपिक लेंगे ना, मतलब ये सब तो कॉस्ट रिलेटेड चल रहा है तो वो कंप्लीट कर लेते तो वहां पर हम करवा देंगे, ठीक है। और तब अगर हम भूल जाए तो एक बार मुझे एक बार याद दिला दो प्लीज, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, ये कंप्लीट हो गया।
थैंक यू मैम, बाय।